और एक क्या था, एक्वेटिक। एक बार मैं रिवीजन करवा देती हूँ। टेरिस्ट्रियल का मतलब क्या हो गया, टेरिस्ट्रियल में क्या क्या लाए थे हम। हाँ, इसमें आपका फॉरेस्ट था और डिजर्ट था। एक्वेटिक में आपके दो प्रकार के थे, एक फ्रेश वाटर था, एक मैराइन था। फ्रेश वाटर में आपका रिवर और क्या था, पॉन्ड। अच्छा, एक्वेटिक में दो थे, एक नेचुरल था, एक आर्टिफिशियल। नेचुरल में ये हो गए, तो इसमें मैराइन वाटर में ओशन हो जाएगा, सी हो जाएगा। आर्टिफिशियल में दो है आपका, एक्वेरियम और क्रॉपलैंड। ये आपका इकोसिस्टम के टाइप थे। इकोसिस्टम के कंपोनेंट मैंने पढ़ाया था। कंपोनेंट में दो बताया था, एक आपका बायोटिक था और एक क्या था, एबायोटिक। बायोटिक का मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या है, लिविंग है, और ये क्या है, नॉन लिविंग है। ए बायोटिक में फिर मैंने क्या बताया था, इसमें आपके आते हैं प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डीकम्पोजर, ठीक। और एनएरोबिक में आपके क्या क्या आते हैं, इसमें आता है इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और क्लाइमेटिक। इनऑर्गेनिक मतलब कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ऑर्गेनिक मतलब कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ये सारे। क्लाइमेटिक में मतलब टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, लाइट हो गया, सॉयल हो गया, वाटर हो गया, ईटीसी। ठीक है, ये इतने मैंने आप लोगों को इकोसिस्टम के बारे में बताया था। फिर हमने बताया था कि इकोसिस्टम को क्या करने के लिए, इसके बाद आप लोगों को, अच्छा, प्रोसेस, वो फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है, इकोसिस्टम के फंक्शन में मैंने आप लोगों को 5 फंक्शन बताया था। क्या हुआ, तो एनसीईआरटी नहीं करना है ना, पीजीटी बेस से पढ़ेंगे तो 5। ठीक, ये एनसीईआरटी को लेते हुए पीजीटी का पढ़ना है, तो उसको हाई लेवल तक पढ़ेंगे। एनसीईआरटी भी रहेगी प्लस पीजीटी का भी। ठीक, तो टोटल कितने हैं आपके, 5 हैं। 5 में पहला क्या मैंने बताया था, फंक्शन आपका 5 क्या था, डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन को कितने टाइप में डिवाइड किया गया, कौन कौन सा था, पहला इसमें फ्रेगमेंटेशन था, लीचिंग था और कैटाबॉलिज्म था, और कुछ था, बस कैटाबॉलिज्म में आपका 2 था, ह्यूमिफिकेशन था और मिनरलाइजेशन था। ठीक है, ये आपके क्या हो गए, डीकम्पोजिशन। तो एफ एल सी से याद रख लीजिएगा, ये सीक्वेंस पूछता है, ये सीक्वेंस आपका पूछता है। डीकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, किसी सड़े गड़े पदार्थ से हम एनर्जी को बना रहे हैं। ठीक है, डिकम्पोज करें, कोई लिविंग या नॉन लिविंग मैटर है उसको हम क्या करें, बाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू डिकम्पोज करें। तो जो चीज का हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू डिकम्पोज करें उसको बोलते हैं डेट्राइटस। क्या बोलते हैं, डेट्राइटस बोलते हैं। जैसे ये पत्ती, इस पत्ती को हमको डिकम्पोज करना है, तो ये पत्ती कहाँ, पौधे से टूट के कहाँ गिर जाएगी, सॉइल पे, मिट्टी पे। जैसे ये टूट के गिरती है तो फ्रेगमेंटेशन में जो इसका ऑर्गेनिक सबस्टेंस है वो किस में चेंज हो जाएगा, इनऑर्गेनिक में। और जो इनऑर्गेनिक है वो यहाँ पत्ती में से झड़ के कहाँ जाएगी, सरफेस ऑफ सॉइल पे, जहाँ वाटर की नमी उसके पास रहे, तो उसको हम कहेंगे लीची। और कैटाबॉलिज्म का मतलब जो आपका आया हुआ है वो क्या हुआ, ह्यूमिफिकेशन में चेंज हो जाए। ठीक है, मतलब वो पहले क्या हो गया, जो ऑर्गेनिक सबस्टेंस है छोटे छोटे इनऑर्गेनिक में टूट करके अपने मालिक्यूल्स में एकदम छोटे फ्रेगमेंट में टूट जाए, और वो जो आपका बनता है उसको कहते हैं ह्यूमिफिकेशन, जो क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत न्यूट्रिएंट फुल होता है। ठीक है, उसके बाद जो आपके उससे भी छोटे कंपोनेंट में अगर टूट के वो मिट्टी मिल जाए तो क्या हो गया आपका, मिनरलाइजेशन। ठीक, ये मैंने बताया। डीकम्पोजिशन के बाद दूसरा क्या बताया था, प्रोडक्टिविटी बताया था। दूसरा क्या बताया था, प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी में मैंने क्या बताया था, इसमें आप लोगों को क्या मैंने बताया था, तेज से बोलो। प्रोडक्टिविटी क्या बताया था मैंने, इसका थियरी क्या बताया था, प्रोडक्टिविटी क्या होती है। हाँ, अगर आपका एक पर यूनिट एरिया, कोई यूनिट एरिया है, पर यूनिट टाइम में जितना आपका क्या है, रेट ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल का जो प्रोडक्शन होता है उसी को क्या बोलते हैं, प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी में आपके क्या क्या बताई थी,
प्राइमरी था, सेकेंडरी था और नेट प्रोडक्टिविटी थी। प्राइमरी मैंने क्या बताया था कि जैसे कोई पौधा है वो क्या करता है, सोलर लाइट, ठीक है, सोलर लाइट को चेंज करके केमिकल लाइट में अपनी प्रोसेस को कंप्लीट करता है और जितना उसके सरफेस पे जितना वो लाइट पड़ती है जिससे वो अपना ग्लूकोज बनाता है, ठीक है, वो जो लाइट का पड़ना उतने सरफेस पे वो आपका क्या हो जाता है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है, जो ग्लूकोज बनाया। अब जो ग्लूकोज बना है वो पूरा का पूरा तो यूज नहीं करेगा, उस ग्लूकोज का कुछ परसेंट बचा करके फिर ट्रॉपिक लेवल पे भेजता है, उसको कहेंगे सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। नेट प्रोडक्टिविटी में मैंने क्या बताया था, हाँ, उसको आपका नेट प्रोडक्टिविटी। फिर मैंने आप लोगों को इसके बाद दूसरा क्या बताया था, हाँ, इसमें एक और चीज अब मैंने आप लोगों को बताई थी जी, जीपीपी वगैरह किसमें था इस, अच्छा, प्राइमरी के दो टाइप थे, एक आपका ग्रास प्रोडक्टिविटी था, एक आपका नेट प्रोडक्टिविटी था। कहाँ गया जी, प्राइमरी। प्राइमरी में आपका एक ग्रास प्रोडक्टिविटी थी जीपीपी, एक आपका क्या था, नेट प्रोडक्टिविटी थी एमपीपी। जीपीपी मैंने क्या समझाया था आप लोगों को, प्रोडक्शन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ठीक है, वो आपका क्या हो जाएगा, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से उस प्रोडक्शन करने, जब वो अपना ऑर्गेनिक मैटर का प्रोडक्शन कर रहा है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, तो उस दौरान वो क्या करता था, श्वसन भी तो कर रहा था, इसी में से मैं श्वसन को क्या कर दूं, लॉस कर देती हूँ, तो ये आपका क्या निकल जाएगा, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ये आपका जो पीवाईक्यू, इस पे पीवाईक्यू में पूछता कुछ नहीं, न्यूमेरिकल तो नहीं देता है फिलहाल, मैंने चेक किया था, इसमें ये फार्मूला पूछता है, ठीक है, ये फार्मूला पूछता है एनपीपी बराबर क्या आता है, जीपीपी माइनस आर, तो कहीं प्लस आर लिख देगा, कहीं जीपीपी बराबर एनपीपी माइनस आर कर देगा। आप लोग को याद रखना है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बराबर क्या होगा, ग्रास और माइनस आर, याद रखिएगा ये चीज। इसके बाद आप लोगों को आज क्या पढ़ाना है, थर्ड, इसमें क्या इसका फंक्शन है, एनर्जी फ्लो। चल थर्ड फंक्शन लिखते हैं एनर्जी, लिखिए एनर्जी, एनर्जी फ्लो, एनर्जी फ्लो में चलिए लिखें, अच्छा, ये जो आपका नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी नहीं, इसमें एक थोड़ा सा यहाँ पे बेटा नोट करके लिख लो, तो एक आप लोग ऐसे नोट करके बना लो, तो कभी कभी आपके फैक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, समझ रहे हो, कभी कभी आपके लिखो एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ होल बायोस्फीयर, लिखो एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ होल बायोस्फीयर, बायोस्फीयर, ये आपका लगभग होता है 170 बिलियन, ठीक है, इतनी पूरी आपके होल बायोस्फीयर, पूरे बायोस्फीयर का लगभग कितना बनाता है, 170 बिलियन प्रोडक्टिविटी आती है एक साल में, ठीक है, चाहे वो क्रॉप का हो चाहे एक्वेटिक का हो, ठीक है। अब इसमें भी आपका डिवाइड किया गया, अगर ओशन है तो ओशन की प्रोडक्टिविटी कितनी होगी, 75 है क्या, नहीं 55 बिलियन, 55 बिलियन। ओशन में जो जीव जंतु पाए जाते हैं, ठीक है, और जो आपके प्लांट्स वगैरह जो होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन, ये सारी जो चीजें होती हैं, हाँ, तो ये जो है इनसे जो आपका प्रोडक्शन बनता है लगभग 55 बिलियंस। और लिखिए ये लैंड पे टेरिस्ट्रियल या लैंड पे आपका पाया जाता है 115 बिलियन, 115 बिलियंस पाया जाता है। और ओशन में क्यों बेटा, आपका ओशन तो सबसे बड़ा है, ओशन क्या है, सबसे बड़ा है, तो इसमें तो प्रोडक्टिविटी लैंड से ज़्यादा होना चाहिए, क्यों नहीं है, क्योंकि बेटा यहाँ पे क्या है, लो न्यूट्रिएंट, यहाँ जो न्यूट्रिएंट है वो लैंड की अपेक्षा क्या होती है, कम पाई जाती है, जब न्यूट्रिशन ही कम पाया जाएगा तो वहाँ प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। लैंड पे आपका सॉयल है, सॉयल में न्यूट्रिएंट ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है, ठीक है। ये आप लिख लीजिए, क्या पता कभी आप लोग को फैक्चुअल क्वेश्चन दे दिया कि एनुअल एनपीपी ऑफ होल बायोस्फीयर कितना होता है, 170, 55, 85 जो भी रहे, ठीक है, तो ये चीजें आप लोग याद रखिएगा।
लिख लीजिएगा, जहाँ प्रोडक्टिविटी लिखे हैं ऐसे नोट बना के लिख लेना। देखिए बेटा, एनर्जी फ्लो क्या होता है? जो एनर्जी होता है बेटा हमेशा यूनि डायरेक्शनल होता है, वो हमेशा एक सीधी ऐसे रेखा में चलेगा। कभी आप लोगों ने देखा है, जब भी देखा है, चाहे कोई भी एनर्जी वो सीधी ऐसे चलती है, ठीक, एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे चलती है, ठीक है। जैसे ये प्रोड्यूसर है, सन से एनर्जी ऐसे आई सीधे सीधे, प्रोड्यूसर पौधे लिए, पौधों ने इस चीज का यूज किया और जो बची कुची एनर्जी किसको दिए? अपने आगे ट्रॉपिक लेवल पे कंज्यूमर पे, जिसको जो हम लोग हैं, हम कार्निवोर जितने सारे लोग हैं, कंज्यूमर फिर इस एनर्जी में से जो कुछ बचा हुआ था किसको दे दिया? डिकम्पोजर पे, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे, वो उसको डिकम्पोज कर देंगे। तो जो आपका एनर्जी का जो फ्लो है, जो एनर्जी का बहने का जो तरीका है, कैसा है? यूनी डायरेक्शनल। ये क्वेश्चन पूछता है कि एनर्जी का जो फ्लो होता है कैसा होता है? यूनी डायरेक्शनल। न तो सर्कल रहेगा, न तो मल्टी डायरेक्शन, न तो बाई डायरेक्शन, हमेशा यूनी डायरेक्शन रहेगा, ठीक है। एनर्जी जो है वो आपका हमेशा यूनी डायरेक्शन रहेगा। एक मिनट रुकिए तो यहाँ मैंने लिखा है एनर्जी फ्लो ऑलवेज यूनी डायरेक्शनल। एनर्जी फ्लो, एनर्जी के फ्लो के लिए थर्मोडायनेमिक्स रूल पढ़े होंगे, ठीक है, उष्मागतिकी नियम पढ़े होंगे। उष्मागतिकी जो नियम है, थर्मोडायनेमिक जो रूल है, ये दो होते हैं। पहला रूल क्या है आप लोगों को पता है? थोड़ा फिजिक्स बताओ, बताओ थर्मोडायनेमिक्स रूल क्या है? हाँ, कौन बोल रहा है? खड़े होके बोले। हाँ, दूसरा, हाँ दूसरा, बैठ जाओ। देखो, उष्मागतिकी जो नियम है, पहला है कि जो एनर्जी है न तो एनर्जी को बनाई जा सकती है, न तो मिटाई जा सकती है। बस ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाती है, या एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में कन्वर्ट हो जाती है। न तो तुम उसको प्रोड्यूस कर सकते हो, न तो उसको तो डिस्ट्रॉय कर सकते हो, बल उसको सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हो। जैसे आपका जो सन है, सन ने जो एनर्जी बनाया है, वो एनर्जी क्या है? सोलर एनर्जी। ये क्या है? सोलर लाइट, सोलर एनर्जी है। अब ये लाइट आपके पौधे पे पड़ी तो सोलर लाइट को खत्म हो जाना चाहिए ना। सोलर लाइट खत्म नहीं होती, ये पौधे पे जैसे पड़ती है, ये अपना फोटोसिंथेसिस क्रिया करना स्टार्ट करता है। सोलर लाइट को या सोलर एनर्जी को किसमें चेंज कर देगा? केमिकल एनर्जी में। किसमें? केमिकल, क्योंकि केमिकल में इसलिए चेंज करता है बेटा, इसको क्या बनाना है? ग्लूकोज बनाना है, C6H12O6 बनाना है। जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल में आपका क्या होता है? क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला बताओ जी, बताओ। CH70, फिर क्या होता है? 70 होता है, 72 होता है? 72। फिर यहाँ क्या लिखूं? NMgO लिखूं? CHONMg। फिर यहाँ क्या करूं? 64, और हो गया। ये क्या होगा? ठीक है, चल।
रुको, CHONMG। क्लोरोफिल में मालिक्यूल पाए जाते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और मैग्नीज। C55, H72, 72, O54, 54 और क्या हो जाएगा Mg। ठीक है, C55, H72, O54, Mg, ये आपका क्लोरोफिल है। क्या है आपका? क्लोरोफिल ए है। तो क्लोरोफिल ए में भी तो देख रहे हैं ये क्या है, केमिकल ही होता है। इस केमिकल से टूट करके क्या बना है, ये केमिकल ग्लूकोज बना है। ठीक है, तो आपका कहने का मतलब मेरा ये बेटा कि जो एनर्जी है, ना तो एनर्जी को प्रोड्यूस तुम कर सकते हो, ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हो, उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हो। सोलर से आप किस में चला गया, केमिकल एनर्जी में। जैसे आपका लाइट वाला जो एनर्जी होता है, हमारा बल्ब जो जल रहा है, ये क्या है, पहले ये क्या था, विद्युत एनर्जी थी। विद्युत एनर्जी से किसमें चली गई है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी से किसमें चला गया है, लाइट एनर्जी में। तो एनर्जी क्या हो रही है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो रही, उसको तुम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। तो ऊष्मागतिकी का फर्स्ट नियम है। चलो पहला नियम लिखो। लिखो फर्स्ट लॉ। इसने दो लॉ दिया, थर्मोडायनेमिक्स के दो लॉ है। फर्स्ट लॉ है, लिखिए फर्स्ट लॉ। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी कैन नाइदर be created nor be destroyed। क्या हो गया, क्या बातें हो रही है? हाँ, पहले पढ़ लो, फिर जो करना हो करना। बट कैन बी चेंज्ड, बट कैन बी चेंज्ड या कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू another। ये फर्स्ट लॉ है। सेकेंड लॉ, लिखो। इन एवरी एक्टिविटी, in every activity involving energy transformation, depreciation, dissipation of some energy take place।
चलिए भाई देखिए क्या लिखे हैं। पहला नियम क्या है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय बट कैन ट्रांसफर वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म। पहला समझ में आया। दूसरे में बेटा कह रहा है कि कोई भी कार्य करने के लिए आपकी क्या लगती है, एनर्जी लगती है, ठीक है। पर वो जो एनर्जी जो लगती है, जितना आई है पूरा टोटल वो यूज नहीं करता है, कुछ परसेंट उसमें यूज करता है, कुछ परसेंट बचता है, उसको नेक्स्ट टॉपिक लेवल में सेंड कर देता है। तो ये आपका क्या हो गया, सेकेंड लॉ हो गया। ठीक, चलिए आगे देखिए। इसके बाद क्या है, लिखो। और जो वो एनर्जी यूज करता है पूरे सन से, जो अर्थ पे एनर्जी आती है, और जो प्लांट उसको यूज करते हैं उसको 2 से 10% ही यूज करते हैं। पूरे सन के पूरे एनर्जी में से जो प्लांट होता है, लैंड पे जो एनर्जी आती है उसमें 2 से 10% ही आपके जो टेरेस्ट्रियल फॉर्म में उसको यूज किया जाता है। उस 2 से 10% में जो उसने यूज किया, यूज करने के बाद उन 2% का 10% वो हमेशा अपने नेक्स्ट टॉपिक लेवल पे सेंड करते चला जाता है। तो जिसको कहते हैं 10% लॉ, जिसको लिंडमैन नामक साइंटिस्ट ने बताया था। ठीक है, चलिए लिखिए इसको। नेक्स्ट आप ऐसे करके लिखो इसको, ओनली 2 to 10%, 2 से 10% एनर्जी कैप्चर्ड बाय प्लांट एंड ऑर्गेनिज्म। पूरे एनर्जी का 100% एनर्जी का लगभग 2 से 10% कौन आपका यूज करता है, प्लांट और ऑर्गेनिज्म कैप्चर करते हैं। ठीक है, लिखिए। जिसमें से इसका 2 से 10% में, ये जो 2% है, इस 2 का 10%, ठीक है, इसका नहीं, पूरे एनर्जी का 10% नहीं, इस 2% का 10% आप निकालेंगे, उसका कह रही हूँ। इसमें जो 10% है इसके लिए लॉ दिया गया था, 10% लॉ इज गिवन बाय, ये क्वेश्चन पूछता है, गिवन बाय, जो साइंटिस्ट है उनका नाम है रेमंड लिंडमैन। रेमैन लिंडमैन ने क्या दिया, 10% लॉ दिया है। ये भी PYQ है, ये भी आपका PYQ है कि पूरे प्लांट ऑर्गेनिज्म कितने लेते हैं, 2 से 10%। उस 2 का 10% हम क्या करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक लेवल पे इसको सेंड करते हैं। और इसमें इन्होंने कहा कि इट, लिखो इसको, पास्ट 10% एनर्जी वन ट्रॉपिक लेवल टू नेक्स्ट टॉपिक लेवल। समझा रही है होता क्या है, अभी क्लियर हो गया। आ जाइए यहाँ पे, ये हमने कोई पिरामिड बना दिया, इसमें हमने तीनों चीज को कर दिया। ठीक, ये क्या है आपका प्रोड्यूसर है, ये क्या है बेटा आपका कंज्यूमर, और ये क्या है डीकम्पोजर। ठीक है, क्या है आपका डीकम्पोजर। तो हम यहाँ से एनर्जी को देखते हैं। ठीक, मान लो हमने जो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर ने कोई चीज 1000 कितना ली, 1000 इसने क्या की, एनर्जी को बनाया। इस 1000 का बाकी सबका यूज कर लिया हमने, इसको 1000 एनर्जी दिया, 1000 ग्राम हमने क्या किया है, इसको कोई मटेरियल दिया। इस 1000 ग्राम का 10% आप निकाल लो कि कितना आएगा, 100 आएगा। तो इसने बाकी कितना खर्च किया है, अपना 900 खर्च किया, और अपने आगे टॉपिक लेवल पे कितना 10% इसने क्या कर दिया है, ट्रांसफर कर दिया। तो 1000 का 10% कितना होगा, 100। अब इसने भी अपने, कहाँ गया जी, यहाँ पे रहेगा 100। ठीक है, तो इसने भी अपना क्या किया, 90 रुपये खर्च किए, बचा इसने भी अपना 10% यहाँ कर देंगे, तो 100 का 10% क्या हो जाएगा, 10। समझ रहे हो। इस तरीके से आपका जो यहाँ जो हर टॉपिक लेवल पे जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है 10-10%, इसको किसने दिया था, रेमंड लिंडमैन नामक साइंटिस्ट ने दिया। इसलिए कहा जाता है 10% लॉ। और हमेशा ये जो 10% एनर्जी होती है वन टॉपिक लेवल से नेक्स्ट टॉपिक लेवल में क्या होती है, ट्रांसफर होती है, पास्ड होती है। ठीक है, ट्रांसफर होगी। समझ में आ गया चीज, ना हो तो फिगर बना लीजिएगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो इसको साफ सुथरा यहाँ बना लीजिएगा।
यहाँ ऐसे बना लेना, ये आपका प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डीकम्पोजर, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर। हमने इसको 1000 ग्राम दिया था, इसने यूज करके इसका 10% निकाल लेना, 100 ग्राम हो जाएगा, इसका 10% 10 ग्राम। ये जो एनर्जी चेंज हो रही है 10%, कर लो। हो गया? यहाँ नोट करके एक चीज लिखो, तो नोट करके एक चीज लिखो, लिखो स्टैंडिंग क्रॉप क्या होता है, इसको नोट करके बॉक्स में लिखो, स्टैंडिंग क्रॉप। किसी को पता है स्टैंडिंग क्रॉप क्या होता है? बोलो, किसी को पता है स्टैंडिंग क्रॉप क्या होता है? मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। एट अ पर्टिकुलर एरिया। देखो, जैसे आपका ये खेत है, आपका खेत जो है मान के चलिए पूरा ये कितना है, 1 बीघा है। बीघा जानते हो ना, 1 बीघा। तो ये जो 1 बीघा क्या है, एक ये आपका क्या है, पर्टिकुलर एरिया है। इस पर्टिकुलर एरिया में आपने जितनी भी आप क्या लगाया है, मास ऑफ लिविंग, मास का मतलब होता है द्रव्यमान, इसमें जितनी खेती आपने किया है वही आपकी क्या है, स्टैंडिंग क्रॉप। ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया में, एक पर्टिकुलर एरिया में जितनी भी मास ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म मैटर होता है वही आपका क्या हो जाएगा, स्टैंडिंग क्रॉप। यहाँ हमने एक जंगल देखा, इस जंगल में क्या है, ढेर सारे पौधे लगे हुए हैं, तो ये एक पर्टिकुलर एरिया है। हमने उस एरिया को केंद्रित कर दिया है कि भाई इस पर्टिकुलर एरिया में जितने पेड़ पौधे लगे हैं सबकी वेट करो, इसमें कितना मास का मतलब होता है उसका द्रव्यमान, वजन कितना आता है। किसी भी पर्टिकुलर एरिया में जितनी भी आपकी लिविंग मैटर जो रहता है उसका मॉस क्या कहलाता है, आपका स्टैंडिंग क्रॉप। ठीक है, लिख लीजिएगा, इसको समझाने के लिए कि वो बना दें। ग्रुप में किसी बच्चे ने एक क्वेश्चन भेजा था, स्कैरिफिकेशन और स्टार्टिफिकेशन, ये दोनों क्या होते हैं, किसी को पता है? स्क्लैरिफिकेशन और स्टार्टिफिकेशन, बताओ जी, किसी को पता है? स्क्लैरिफिकेशन स्टार्टिफिकेशन क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, बताओ। पढ़ाए तो है, बताओ। पुराने बच्चे बताए, जो नए उनको 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 तो माफ कर दूंगी, उन्हें नहीं पता होगा। बताइए, इस क्लैरिफिकेशन स्टार्टिफिकेशन में क्या अंतर है, बताइए हमको, बताइए। स्टार्टिफिकेशन की बात जब आप पढ़ाई, क्या हुआ? हाँ हाँ, हम्म, चलो।
देखिए इस क्लैरिफिकेशन स्ट्राटिफिकेशन दोनों जो है सेम एक ही चीज के लिए की जाती है, बीज के अंकुरण के लिए, सीड जर्मिनेशन के लिए लो टेम्परेचर पे। क्या होता है, ध्यान से सुनो, सीड जर्मिनेशन के लिए लो टेम्परेचर के लिए दोनों मेथड यूज किए जाते हैं। एक को बोलते हैं इस क्लैरिफिकेशन, एक को क्या कहते हैं स्ट्राटिफिकेशन। जो इस क्लैरिफिकेशन, जैसे कोई सीड है, कोई सीड है, ये काफी दिनों तक हमने इसको क्या किया है, प्रिजर्व किया है, ठीक। अब जब हमको इसको क्या लाना है, इससे हमको फसल उगानी इस सीड से, तो इस सीड को हम जमीन पे डालेंगे, ठीक है। जमीन पे जब इस सीड को आप डालोगे तो ये सीड इतनी हार्ड कवरिंग कर लेता है कि इसमें से बीज अंकुरण नहीं होता है। तो इसको हम आर्टिफिशियल किसी भी चीज से, जो नोक वाली चीज होती है, यहाँ से हम इसको क्या कर देंगे, रगड़ देंगे, ताकि इसका जो लेयर है वो क्या हो जाए बेटा, ब्रेक हो जाए। जब इसका लेयर ब्रेक हो जाएगा तो आप इस सीड को जमीन पे डाले, जमीन पे डाले तो जमीन में क्या है, आपका ऑक्सीजन है इन्वायरमेंट में, और क्या है, वाटर। फिर इससे आपका ऑक्सीजन और वाटर आसानी से इंटर कर जाते हैं, सीड का जर्मिनेशन हो जाएगा, तो उसको कहते हैं स्क्लेरिफिकेशन, ठीक है। और ये कब होगा, हमेशा लो टेम्परेचर पे, मतलब विंटर के साइड में, जब विंटर होता है तभी ना आप सीड डालते हो, ठीक। इस स्टार्टिफिकेशन क्या होता है कि इसमें सीड को आर्टिफिशियली आप नहीं करोगे, सीड को विंटर लो टेम्परेचर पे आप रख के, जैसे नहीं होता आर्टिफिशियली खेती करना, तो लो टेम्परेचर पे अगर हम सीड को रख देंगे तो वो सीड का जो लेयर होता है वो हमेशा पतला ही रहेगा, और फिर जब हम उसको ला करके वो अंकुरण के लिए डालते हैं फसल के लिए, तो आसानी से उग जाता है, ठीक है। तो उसके लेयर आसानी से ब्रेक हो जाते हैं। तो दोनों के दोनों सीड जर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, किसके लिए, सीड जर्मिनेशन फॉर लो टेम्परेचर, ठीक है। बस दोनों का मेथड अलग है, क्या बेटा, दोनों का मेथड अलग है, ठीक है। ये आर्टिफिशियल मेथड के लिए यूज किया जाता है, ये नेचुरल मेथड के लिए। तो इसमें ये लो टेम्परेचर पे ही सीड का जर्मिनेशन हो जाएगा बिना कुछ किए, और इसमें क्या होगा, लो टेम्परेचर पे सीड का जर्मिनेशन होगा, पर क्या करेंगे इसमें हम, इसमें आर्टिफिशियली किसी इंस्ट्रूमेंट से उस इसके कवर को क्या करते थे, खोल देते हैं। जो सीड कोट होता है, सीड कोट किससे बना होता है जी, एम्ब्रियो सैक का कौन सा पार्ट होता है जो सीड कोट बनाता है, एम्ब्रियो सैक मैंने पढ़ाया था, तो मैंने यही स्ट्रक्चर आप लोग बताया सीड का। सीड में क्या होता है, 3 एंटीपोडल सेल होते हैं, 2 सिनर्गिड सेल होता है, एक आपका क्या है, एग सेल होता है। यहाँ पे आपका क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, जिसमें ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है, पोलर न्यूक्लियाई होगी। अब यहाँ पे आपका ये जो है इंटीग्यूमेंट है, प्राइमरी सेकेंडरी, यहाँ से ऐसे होकर के ये सीड आकर के कहाँ लगता है, प्लेसेंटा पे। ये यहाँ से जो स्ट्रक्चर लगता है इसको क्या कहते हैं, हाइलम, और यहाँ से स्ट्रक्चर जो लगता है इसको फ्यूनिकल, और ये वाले स्ट्रक्चर को प्लेसेंटा। आप देखे हो ना, मटर खाए हो, मटर, मटर जब छीलते हो तो ऐसे ही मटर मटर लगी रहती है, ऐसे ही ना गोली गोली से लगी होती है। तो जो पतला सा धागा लगा होता है ये आपका प्लेसेंटा वाला फ्यूनिकल वाला पार्ट होता है, जो प्लेसेंटा ये जो बीच में रैकिस होता है इसी से लगा होता है। यही उठा के हम एक बड़ा सा बना दिए, जब उसको आप ऐसे छीलोगे तो उसके अंदर ये सारे स्ट्रक्चर दिखेंगे, ठीक है। तो ये वाला जो हिस्सा है उसको क्या कहते हैं, ये वाला हिस्सा है, ये चैलाजा वाला रीजन होता है। यहाँ ये सारे जो हिस्से होते हैं इसको कहते हैं न्यूसिलस, ये आपका इंटीग्यूमेंट, ये आपका माइक्रोपाइल। तो जो न्यूक्लियस होता है, कहाँ गया जी, ये जो न्यूक्लियस होता है इसी से आपका क्या बनता है, सीड कोट, क्या बनता है, सीड कोट, ठीक है। चलिए पढ़ाए सब है, भूल गए तो हम उसके लिए क्या करें, रिवीजन करोगे तब ना। तो नए बच्चों के लिए मैं क्या कह सकती हूँ, कुछ नहीं। पुराने बच्चों के लिए मैं बोल सकती हूँ कि भाई वो लोग रिवीजन नहीं कर रहे हो, रिवीजन करो तो तभी ना तुम्हारे सारे ये चीजें। बताओ कैसे एग्जाम आप क्लियर करोगे, आपको ये लगता है मुझे सब आता है, मैम ने सब पढ़ा दिया है, पर जब उसको पढ़ोगे तब ना। मैंने तो कितनी बार आप लोगों को समझाया कि पूरे 1 वीक का अपना चार्ट बना के चला करो, कि हमको इस सप्ताह में ये चैप्टर मुझे पढ़ने हैं, ये वाले चैप्टर के हमको PYQ लगाना है, ये वाले चैप्टर का हमको टेस्ट देना है, खुद से जो क्वेश्चन नए बने उसको भी इंक्लूड करना है, तब वो चैप्टर आपका क्लियर होगा। कौन पूछता है हमको, तो हम बहुत दिन हो गया कि कोई मुझे क्वेश्चन डाले, कभी कभार कोई डालता है, नहीं तो कोई नहीं पूछता। मैं जानती हूँ जो पढ़ेगा वो फंसेगा जरूर, वो पूछेगा जरूर, तो मैं जान जाती हूँ बच्चे पढ़े, और जब सब शिथिल रहते तो मैं जानती हूँ सब मजाक कर रहे हैं, कोई नहीं पढ़ रहा है। चलो अगर लिखना है इस क्लैरिफिकेशन स्टार्टिफिकेशन तो लिख लो, यही नोट करके भी लिख लो, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे आगे, लिख लो।
इस क्लैरिफिकेशन लिख लो। लिखिए, रुको कहीं तो लिखे हैं, लिख लो। इन विच लिखो, in which involved weakening, in which involve weakening or breaking the seed coat by any instrument and enters the water and oxygen into seed germination at low temperature. ठीक है, चलिए एग्जाम्पल में इसके सीड लिख लीजिए, कौन कौन से सीड होते हैं। उसको कहते हैं सीविड, सीड का नाम लिख लीजिएगा। मिल्क वीड होता है, मिल्क। एंड सम लेग्यूम प्लांट, सम लेग्यूम्स, दाल वाली फैमिली भाई, सम लेग्यूम प्लांट। दूसरा है आपका स्टार्टिफिकेशन, it stimulates natural winter condition to break dormancy of seed। डॉर्मेंसी का मतलब होता है सुसुप्तावस्था, ठीक है। डॉर्मेंसी एंड ट्रिगर जर्मिनेशन या डॉर्मेंसी। इट स्टिमुलेट नेचुरल विंटर कंडीशन टू ब्रेक डॉर्मेंसी जर्मिनेशन। इसके एग्जाम्पल में लिख लो, ल्यूपाइन, ये आपका सीड हो गया। एक आपका सीड होता है कोन फ्लावर, ये सब हार्ड सीड होते हैं। इनके सीड कोट क्या होते हैं बेटा, हार्ड सीड कोट होते हैं। तो ये क्या करते हैं, इसके सीड कोट को, हार्ड नहीं होता, बहुत वो होता है, सॉफ्ट होता है। बस इसको जैसे हम विंटर सीजन आएगा तो इसको हम क्या करते हैं, इस सीड को, ये ऑटोमेटिक इसकी जो कोट सीड कोट होता है वो थीन हो जाती है, पतली हो जाती है। चलो ये दोनों भी इसी नोट में करके लिख लीजिएगा, ठीक है। एक और होता है जी, उसको क्या बोलते हैं, एक वर्नलाइजेशन होता है, एक और क्या होता है, एक फोटो पीरियडिज्म होता है क्या। इन दोनों में डिफरेंट पूछता है। याद नहीं आ रहा, दिमाग पे नहीं चल रहा। वर्नलाइजेशन क्या होता है, सीड नहीं होता है, उसमें फ्लावर होगा। फ्लावर का जर्मिनेशन, लो टेम्परेचर पे अगर फ्लावर का जर्मिनेशन हो रहा है, हाँ
हाँ, अगर आपका ट्रीटमेंट कर दिया जाए लो टेम्परेचर पे फ्लावर को, तो फ्लावर आपका क्या होता है, खिल जाता है, तो उसको हम कहते हैं वर्नलाइजेशन। ठीक है, अच्छा हो गया। चलिए अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। छोड़ 10% लॉस समझ में आया कि नहीं आया सबको? अब आपको क्या पढ़ना है, फूड चेन। क्या पढ़ना है, फूड चेन। चलो आइए फटाफट पढ़ती हूँ। चलो लिखिए आप लोग फूड चेन। नेक्स्ट आपका क्या था, चौथा कौन सा ये है, कौन सा नंबर था जी, फूड चेन। थर्ड, फोर्थ है कि थर्ड है, फोर्थ है ना। लिखिए फोर्थ फंक्शन, फूड चेन। फूड चेन, अच्छा इसी में था। ठीक, थर्ड का मान लीजिए ये पार्ट। फूड चेन लिखे, फूड चेन में लिखिए भाई द सीरीज, देखो द सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म ईटिंग वन एंड बीइंग, द सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म eating one and being eaten, one and being eaten by the other is called food chain। फूड चेन बनता क्या है बेटा, जब हम एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को क्या करता है, खाता है, और खाते खाते एक सर्कल बना ले या तो एक लाइन बना ले, तो वो क्या कहलाएगी, आपकी फूड चेन होती है। ठीक है, फूड चेन में हमेशा आपका एक ट्रॉपिक लेवल से एक ट्रॉपिक लेवल को दूसरा खाएगा। ठीक है, तो अगर फूड चेन होगा, फूड आपका वेब होता है, वो वेब होगा, वो एक को डिफरेंट टाइप वाले खाते हैं। ठीक है, इसको मैं समझाऊंगी, फूड वेब और फूड चेन। चलो देखो इसको, टाइप ऑफ फूड चेन। तो यहाँ फूड चेन में लिख लीजिएगा, पहले सबसे पहले प्लांट रहता है, प्लांट को खाता है कौन, हर्बीवोरस। कौन खाएगा बेटा, हर्बीवोरस। हर्बीवोरस को कार्निवोरस। इस तरीके से आपका क्या होता है, फूड चेन चलता है। ईच स्टेप ऑफ फूड चेन, each step of food chain is called ट्रॉपिक लेवल। ट्रॉपिक लेवल का मतलब होता है पोषक स्तर। ठीक है, कि प्रत्येक जो आपका फूड चेन होता है, वो उसमें जो एक एक स्टेप जो बढ़ता है, प्लांट हो गया, हर्बीवोरस हो गया, कार्निवोरस, ये सब क्या है, इसके पोषक स्तर है, ट्रॉपिक लेवल है। और ये जो चेन बन रही है, एक श्रृंखला बन रही है, इसको क्या कहेंगे, फूड चेन कहेंगे। फूड वेब जो होता है उसको खाद्य जाल कहते हैं, वो सर्कल में बनता है। ठीक है, ये हमेशा चेन में बनती है। ठीक, चलिए लिखो टाइप ऑफ फूड चेन। फूड चेन कितने टाइप की होती है, देखिए ये आपका यहाँ से PYQ आता है, ये सारे क्वेश्चन बनेंगे। टाइप ऑफ फूड चेन, टाइप ऑफ फूड चेन। मोस्टली जो आपके फूड चेन होते हैं बेटा, बेटा आपका कितना होता है, 3 होते हैं। कौन कौन से फूड चेन होते हैं, चलो 1 2 3, चलो बताओ जी क्या क्या होता है, बताओ, याद है किसी को? ग्रेजिंग फूड चेन, फूड चेन, यार इसी को बोलते हैं प्रीडेटर फूड चेन। ये आपका पहला हो गया। दूसरा लिखिए आप लोग डेट्राइटस फूड चेन।
ठीक है। तीसरा लिखिए आप लोग पैरासाइट। पैरासाइट या एक्सिलरी इसको बोलते हैं, ऑक्सिलरी। हम्म, जैसा नाम है वैसा इसका काम है, ठीक है। जैसा इसका नाम है बेटा वैसा इसका काम है। जैसे ग्रेजिंग फूड चेन है, तो ग्रेजिंग का मतलब होता है क्या है, घास चरना, घास होता है ना। ऐसे याद रख लीजिएगा कि ये हमेशा आपका प्रोड्यूसर से स्टार्ट होगा, हर्बीवोरस रहेंगे, ठीक है। प्लांट वगैरह से जो फूड चेन आपकी स्टार्ट होती है उसको ग्रेजिंग या प्रीडेटर फूड चेन कहते हैं। डेट्राइटस क्या है, डीकम्पोजर को जो डिकम्पोज करता है, जो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज कर उसको कहते हैं डेट्राइजर। डिकम्पोज का मतलब क्या होता है, किसी डेड डिके मैटर से हम एनर्जी को क्या करते हैं, बनाते हैं, ठीक है। तो ये हमेशा जो डेट्राइटस फूड चेन है वो हमेशा डीकम्पोजर से स्टार्ट होगा, ठीक है। अब बचा क्या, पैरासाइट फूड चेन, ये हमेशा पैरासाइट से स्टार्ट होगा। जैसे जो पैरासाइट रहेंगे किसी भी प्लांट के ऊपर, जो पैरासाइट, जैसे हम लोग हैं हमारे ऊपर भी पैरासाइट होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह, तो वो जो इससे स्टार्ट होगा उसको कहेंगे पैरासाइट फूड चेन, ठीक। तीनों का जैसे नाम है वैसे याद करना है, ठीक है। ग्रेजिंग फूड चेन हमेशा आपका प्लांट या प्रोड्यूसर से स्टार्ट होगा। डेट्राइटस फूड चेन हमेशा डिकम्पोजर से स्टार्ट होगा। पैरासाइट हमेशा कार्निवोरस या कंज्यूमर से स्टार्ट होगा, ठीक है। कंज्यूमर में हर्बीवोरस को छोड़ करके, तो वो आपका क्या हो जाएगा, पैरासाइट। चलिए, इन तीनों में अगर हम देखते हैं, इन तीनों में अगर हम देखते हैं तो इसको बोलते हैं जीएफसी। इसको क्या बोलते हैं, जीएफसी। बेटा मतलब यहाँ लिख लो, इसी का फुल फॉर्म है, या अगर ऐसे पूछ देता है, जीएफसी का मतलब ग्रेजिंग फूड चेन, डीएफसी का मतलब हो गया डेट्राइटस फूड चेन, और ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। या पीएफसी इसको लिख सकता है। तो यहाँ लिख लीजिए, पहला आपका जो है क्या बोलते हैं, टाइप ऑफ फूड चेन में ग्रेजिंग फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन में लिखिए, it always it always it always it is always started to प्रोड्यूसर। इससे प्रोड्यूसर से ये स्टार्ट होगा, तो ये कैसे फूड चेन चलेगा। और ये फूड चेन जो होती है सबसे सिंपलेस्ट फूड चेन होती है। क्वेश्चन पूछता है सबसे सिंपलेस्ट फूड चेन का नाम बताओ, इट इज द सबसे सिंपलेस्ट होता है, इट इज सिंपलेस्ट, या इसी को कॉमनेस्ट, कॉमन फूड चेन कहते हैं। इट इज नोन एज, इट इज नोन एज सिंपलेस्ट एंड कॉमन फूड चेन। इसमें से सबसे सिंपल और कॉमन फूड चेन ये कहलाता है। ये किस तरीके से चलता है बेटा, यहाँ लिख लो, लिखो प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर से गया प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर से गया ये सेकेंडरी में, सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर से टर्सरी कंज्यूमर, जिसको बोलते हैं टॉप कंज्यूमर। टॉप कंज्यूमर सबसे हाई कंज्यूमर यही होता है जिसमें हम लोग आते हैं। फिर आपका आता है डीकम्पोजर, या टॉप कंज्यूमर के बाद छोड़ ही दो, डीकम्पोजर तो यहाँ से स्टार्ट होगा यहाँ तक, ठीक। प्रोड्यूसर में आपके क्या आ जाएंगे, प्रोड्यूसर क्या होगा, ऑटोट्रॉप, अपना भोजन भोजन खुद बनाता है, ऑटोट्रॉप। एग्जाम्पल में आपके क्या आ जाएंगे, प्लांट, और क्या आगा बताओ, प्लांट आएंगे। अगर एक्वेटिक मीडियम है तो फाइटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन, ग्रास वगैरह तो आ ही जाएंगे टेरेस्ट्रियल में।
फाइटोप्लैंक्टन में लाइक एस क्या क्या आ सकता है? फाइटोप्लैंक्टन में बताओ जी क्या क्या आ सकता है? वीड, जिसको एल्गी बोलते हैं। फिर क्या आते हैं? डायटम्स, ये भी आता है, ठीक है। एंड ग्रीन एल्गी, वीड, ग्रीन एल्गी, डायटम्स, ये सब आते हैं आपके क्या है? ऑटोट्रॉप है, प्लांट, ग्रास, ये सब क्या है? प्रोड्यूसर। प्राइमरी कंज्यूमर लिखो। प्राइमरी कंज्यूमर क्या होता है? ये हर्बीवोरस होता है, हर्बीवोरस होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, बताएंगे कैसे पूछा गया है। इसमें क्या आएगा? जू प्लैंक्टन। जू प्लैंक्टन में क्या क्या आता है? इसका एग्जांपल एक बता दो। डाइनोफ्लैजिलेट, डाइनोफ्लैजिलेट, ये जू प्लैंक्टन का एग्जांपल है। सेकेंडरी कंज्यूमर में आपके क्या क्या आएंगे? सेकेंडरी कंज्यूमर कैसा होगा? कार्निवोर्स, ठीक। इसके एग्जांपल क्या आएंगे सेकेंडरी के? जो कार्निवोर्स होगा, बताओ। इंसेक्ट आ सकते हैं, फ्रॉग आ सकता है, ठीक है, और इंसेक्ट आ सकते हैं, फ्रॉग आ सकता है। चलो एक इसके लिए, हाँ, टर्सरी, ग्रॉसहॉपर भी लिख दो। कीड़ा खाता है ग्रॉसहॉपर? ग्रॉसहॉपर, ठीक है, कर लीजिएगा, याद रखिएगा। टर्सरी कंज्यूमर को बोलते हैं टॉप कंज्यूमर, और ये सेकेंडरी कार्निवोरस होता है, सेकेंडरी कार्निवोरस है, ये प्राइमरी कार्निवोरस है, ठीक। तो सेकेंडरी कार्निवोरस में हम लोग आते हैं मैन, टाइगर, लायन, हाँ, ये भी लिख लो, अरे स्नैक, हाँ, जो भी आ जाएगा। सबसे टॉप में हम लोग आते हैं, जिसमें ये याद रखना जो भी आएंगे ये जो है सबसे टॉप में रहेंगे, लिख लीजिए। तो ये आपका इस तरीके से क्या चल रहा है बेटा? ग्रेजिंग फूड चेन रहा है, जो आपका नॉर्मल जो सबसे सिंपलेस्ट है। प्रोड्यूसर को प्राइमरी कंज्यूमर खाएगा, प्राइमरी कंज्यूमर को सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर को टर्सरी कंज्यूमर। अब जब टर्सरी कंज्यूमर या टॉप कंज्यूमर जब मर जाता है तो मिट्टी में जाता है, कहाँ जाता है? मिट्टी में जाएगा। तो वहां से आपकी फूड चेन चलेगी डेट्राइटस, जो सेकेंड फूड चेन, अब जो जितने थे सबके सब ये तो खत्म हो गए, मिट्टी में आगे गिर गए। अब यहाँ से क्या चलेगी? डेट्राइटस। अब कौन से आएंगे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फंजाई, बैक्टीरिया, ये सारी चीजें क्या करेंगी? दूसरा आपका साइकिल स्टार्ट करती फूड चेन, डेट्राइटस फूड चेन जिसको बोलते हैं, ठीक। चलिए, ये हो गया, लिख लो, अच्छा लिख लो।
इसमें आपकी स्मॉल फिशेस भी आ सकते हैं और इसमें लार्ज फिशेस आ सकते हैं। चलिए भाई करिए। दूसरा आपका डिट्राइटस फूड चेन। लिखिए इसमें, इट ऑलवेज स्टार्टेड टू detritus. It always लिखिए यहाँ पे डिट्राइटस इसको खाएगा कौन? अर्थवॉर्म, केचुआ खाएगा। ठीक है, केचुआ मिट्टी में इसलिए रहता है, इसको यही इसका भोजन होता है। केचुओं को खाएगा स्पैरो, गौरैया या चिड़िया, कोई भी बर्ड। फिर इस बर्ड को कौन खाएगा? फैल्कॉन, जिसको बाज वगैरह कहते हैं ना। तो ये जो आपका फूड चेन है, ये डेट्राइटस फूड चेन है। ठीक है, इसको एक चीज और खा सकता है, अर्थवॉर्म को खा सकता है फ्रॉग, और फ्रॉग को कौन खा सकता है? स्नैक। ठीक है, और स्नैक को लेके कौन उड़ जाएगा? फाल्कन, या तो स्पैरो, स्पैरो को फिर ये स्पैरो को लेके उड़ेगी, इसके बच्चे को लेके उड़ सकती है, ये भी हो सकता है। कर लीजिए, इस तरीके के चेन को बोलते हैं डेट्राइटस। और हमेशा एक चीज याद रखना, डेट्राइटस और ग्रेजिंग में अगर देखा जाए एनर्जी लेवल को सबसे ज्यादा किसका होता है, तो इसका होता है जीएफसी का। ठीक है, ये ऑलवेज हमेशा ये उससे बड़ी होती है, ग्रेजिंग से हमेशा बड़ी होती है, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो संख्या है बेटा, और जो अर्थ पे जो सॉयल में जो सारी चीजों की संख्या है, वो हम लोगों से क्या है? ज्यादा है। तो इसलिए जो एनर्जी होती है डेट्राइटस फूड चेन की, वो हायर देन किससे होती है? ग्रेजिंग फूड चेन। तो यहाँ अगर लिखना होगा तो लिख लेना, detritus food chain is higher than लो अच्छे से लिख ही देती हूँ, एक ऐसे बना के लिख लेना, detritus food chain is higher than grazing food chain। ठीक है, ये भी आपका PYQ बना हुआ है, ये भी क्वेश्चंस आपके बने हुए हैं। लिखिए पैरासाइट, थर्ड लिखिए पैरासाइट। फूड चेन, या इसी को ऑक्सिलरी फूड चेन भी कहते हैं। इसमें चीजें कहाँ से स्टार्ट होंगी बेटा? पैरासाइट में। ये हमेशा आपका किससे स्टार्ट होगा? ये भी आपका पैरासाइट से ही होगा। तो इसमें आपका क्या आता है? सबसे पहले आपका आएगा हाइपर पैरासाइट, हाइपर पैरासाइट। फिर ये जाएगा किससे? पैरासाइट, पैरासाइट जाएगा हर्बीवोरस, और फिर ये कहाँ जाएगा? प्लांट। इसका मतलब देख रहे हो क्या? ये जो फूड चेन बन रहा है कैसा बन रहा है? इन्वर्टेड बन रहा है। क्या बन रहा है? इन्वर्टेड बन रहा है। ठीक है, बाकी सबका इस तरीके से अगर पिरामिड बनाओगे तो सबका सीधा सीधा बनेगा, पर इसका जब बना रहे हो तो इन्वर्टेड बनेगा इस तरीके से। ठीक है, ये कोई प्लांट है, प्रोड्यूसर में प्लांट हो गया। इस प्लांट को खाने के लिए इसके ऊपर जो पाए जाएंगे क्या है? वो हर्बीवोरस। उनकी संख्या इस प्लांट के ऊपर जो हर्बीवोरस को खाते हैं उसकी संख्या इससे अधिक है हर्बीवोरस को।
हर्बीवोरस को खाने वाले जो पैरासाइट हैं उनकी संख्या इससे ज्यादा है, और जो हाइपर पैरासाइट हैं उनकी संख्या सबसे ज्यादा है। इसलिए आपका जो इसको जब देखा गया पिरामिड, तो पिरामिड कैसा बना है? इन्वर्टेड। तो जो पैरासाइट होता है फूड चेन, उसका जो पिरामिड बनता है बेटा ऑलवेज क्या होता है? इन्वर्टेड होता है। ये चीज याद रखिएगा, ठीक है, ये आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्या हो जाएगा? GFC? अरे DFC लिख लो भाई, डी लिख लो, इसको कर लो, ठीक है, इसको कर लीजिए। तो यहाँ लिखेंगे पिरामिड ऑफ नंबर, हमने नंबर के बेस पे लिया है, पिरामिड ऑफ नंबर ऑफ पैरासाइट बराबर क्या हो जाएगा? इन्वर्टेड। ये आपका एक क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा आपका फूड चेन खत्म हो गया, फूड चेन आपका खत्म हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे फूड वेव। क्या पढ़ेंगे? फूड वेव। फूड वेव जिसको बोलते हैं खाद्य जाल, वेव का मतलब होता है जाल, ठीक है। नेटवर्क ऑफ फूड चेन, जब बहुत सारी फूड चेन मिल करके एक जाल बना लेती है तो उसको क्या कहते हैं? फूड वेव। ढेर सारी फूड चेन मिल करके एक नेटवर्क बना लेती है, एक जाल बना लेती है, उसको हम क्या कहेंगे? फूड वेव। जैसे ग्रेजिंग हो गया, उसमें सब आ जाएंगे, ग्रेजिंग भी आ गया, डेट्राइटस भी आ गया, पैरासाइट भी, सारे के सारे मिलकर के एक जाल बना लेंगी तो उसको हम क्या कहेंगे? फूड वेव कहेंगे, ठीक है। तो लिखिए इसको, नेटवर्क ऑफ फूड चेन, network of food chain which becomes interconnected to या interconnected at various trophic level, at various trophic level। और आपको फूड वेब में आपने क्या देखा था? एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे में जाएगा, इसमें एक ट्रॉपिक लेवल से डायरेक्ट दूसरे में नहीं जाता, एक इसमें भी जा सकता है, इसमें सब में जा सकता है। तो वेरियस ट्रॉपिक लेवल में क्या होते हैं? इंटरकनेक्टेड होते हैं, और वो किसका जाल बना लेते हैं? नेटवर्क ऑफ फूड चेन। तो इसको हम कहेंगे फूड वेब। लिखिए, लिखो, इन फूड वेब फूड वेब में क्या होता है? अ गिवन स्पीसीज may occupy more than one ट्रॉपिक लेवल। एक से अधिक ट्रॉपिक लेवल इसमें क्या होते हैं? स्पीसीज जो होती है पार्टिसिपेट करती है, जिसको मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये कोई ग्रास है, ये क्या है बेटा? आपका ग्रास है। ग्रास क्या होता है? सबसे बड़ी घास क्या है? किस फैमिली से बिलोंग करता है? ग्रैमनी या पोएसी। ग्रास कैसा है? डाइकाट की मोनोकाट? इसका वेस्कुलर बंडल कैसा होगा? मोनोकाट का वेस्कुलर बंडल क्या होता है? उसमें जाइलम फ्लोएम जो वेस्कुलर बंडल है किस, अरे कैसे होते हैं? स्कैटर्ड फॉर्म में होते हैं, इसलिए इसमें सेकेंडरी ग्रोथ अब्सेंट होता है। सारी चीजें पढ़ा रखी है। चलिए देखिए, ग्रास हो गया। ग्रास को कौन खाएगा? ग्रास ऑपर।
ग्रासहॉपर को कौन खाएगा? लिजर्ड। और लिजर्ड को कौन खाएगा बेटा? हॉक्स। ठीक। इस घास को फिर कौन खा सकता है? रैबिट। रैबिट को कौन खा सकता है? हॉक्स खा सकता है डायरेक्ट। इस ग्रास को फिर कौन खा सकता है? रैट। रैट को कौन सा खा सकता है? स्नैक। और स्नैक को कौन लेके उड़ जाएगा? हॉक्स। तो ये देख रहे हैं एक ही इसमें डिफरेंट डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल मिल करके आपका एक जगह पहुंच रहे हैं। और इसमें देख रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट आपका क्या है? फूड चेन है। एक फूड चेन, दूसरा फूड चेन, तीसरा फूड चेन मिल करके ये फूड वेब बना रहा है। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? फूड वेब। देखिए, एक ही चीज से, एक ही प्रोड्यूसर से ढेर सारी आपकी चेन लगी हुई है, उसको कहते हैं फूड वेब। ये आपका फिगर हो जाएगा फूड वेब का। समझ में आया कि नहीं आप लोगों को? और देखिए इसमें ट्रॉपिक लेवल अलग अलग है, ढेर सारे। ये आपका खत्म हो गया फूड वेब, फूड चेन। अब आपका पढ़ना है पिरामिड। अच्छा सुनो, नेक्स्ट सैटरडे को आप लोगों का प्लांट फिजियोलॉजी नहीं रहेगा, जेनेटिक्स याद कर लेना, क्योंकि ये दोनों बच्चे नए हैं, ये लोग पढ़े हैं नहीं अभी। तो आप लोग का पूरा जेनेटिक्स का क्या रहेगा? टेस्ट रहेगा। ठीक है, पूरा जेनेटिक्स पढ़ डालना। ठीक, चलो 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 चलो, इसको लिखो, जल्दी करो। अब आप लोग लिखिए पिरामिड। यहाँ तक सबको समझ में आया? किसी को कोई डाउट हो तो बताओ भाई। इकोलॉजिकल पिरामिड लिखिए, हेडिंग डालिए इकोलॉजिकल पिरामिड। इकोलॉजिकल पिरामिड। मिस्र का पिरामिड जानते हो ना? जो मिस्र का राजा था ना, वो बहुत, नहीं कहते हैं, उसके पास अथाह संपत्ति थी। पूरे ब्रह्मांड में किसी के पास उतनी संपत्ति नहीं थी। इतना उसके पास, मिस्र का जो राजा था उसके पास इतना पैसा था, और वो अपना खुद का स्वर्ग बना रहा था। वो भगवान पे बिलीव नहीं करता था, भगवान से भी ऊपर था। वो अपने खुद का स्वर्ग बना रहा था कि मेरे पास इतनी धन दौलत है, मैं अपना खुद का स्वर्ग बनाऊंगा। जो मिस्र का पिरामिड है, अगर आप देखेंगे ना, इस तरीके से रहता है, ट्रायंगल शेप में। वो करता क्या था, ये जो मिस्र का पिरामिड है, इसी के अंदर जो उसके सगे संबंधी जो मर जाते हैं ना, उनको कहा जाता था मिमी। मिमी बोला जाता था। इसी मिमी से मम्मी आया है, जो हम लोग मम्मी बोलते हैं। ठीक है, तो जो मिमी है, इसको उन्होंने क्या, एक केमिकल लेप लगा करके इसी पिरामिड के अंदर दफन कर देते थे। समझ रहे हो? इसी पिरामिड के अंदर भर देते थे। और ये जो पिरामिड इतना बड़ा रहता था कि इसका एक तल्ला है, देख रहे हो, एक फ्लोर है। अगर आप इसके नीचे खड़े होंगे ना, अगर ऊंट के ऊपर बैठे रहेंगे, तो ये फ्लोर तुमसे कितना बड़ा होगा। सोचो कि ये कितना ऊंचाई पे था। पूरे विश्व में इतनी ऊंचाई किसी चीज की नहीं थी। इतना, और सोचो उस जमाने में तो भाई कुछ था भी तो नहीं, मजदूरी तो बनाए होंगे, इसको मजदूर ही तो बनाए होंगे इस पिरामिड को। तो वो भगवान को भी नीचे कर दिया था। जब ये मर गए, इसके जो राजा थे, इनकी जब डेथ हो गई, उनकी अभी भी, मिस्र में अगर जाएंगे तो उनकी अभी भी लाश उसी तरीके से पड़ी है। उस पे वो केमिकल लगा करके उसको रखा गया है। बस केमिकल लगने से वजह से शरीर क्या हो गई, ब्लैक हो गई है। बाकी अभी तक वो, मतलब उनकी लाश सड़ी नहीं है। मतलब अगर एक चूहा मर जाए, शाम तक तो देखोगे महकने लगता है, पर उसमें केमिकल लगा के इनको रखा गया है। इसलिए, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि जो मिस्र के लोग थे, उसमें किसी ने इनको श्राप दिया था, न तो तुझे आसमान मिलेगा, न तो तुझे ये जमीन की गोद मिलेगी।
तू पूरे जिंदगी भर तू ऐसा पाप किया है, तू पूरे जिंदगी भर ऐसे ही रहेगा, तुझे कहीं कोई नहीं दफनाएगा। जो तू पिरामिड बनाया ना दफनाने के लिए, तुझे उसमें भी जगह नहीं मिलेगी। तो सही हुआ, वो अभी तक बेचारा उसी तरीके से है। देखना तुम लोग कभी इसको डाल के। इतिहास है, इतिहास में उस चीज को रखा गया। इतना घमंडी और इतना क्रूर राजा कोई नहीं था कि उस चीज को वापस से रिपीट नहीं। भाई उस चीज को जाओ, हम क्या कहते हैं, तुम लोग मेहनत से पढ़ो, नौकरी पा जाओ। तो ये मत करो कि जाके हम वाटर पार्क फलाने ढकाने रेस्टोरेंट घूमे। अपनी सभ्यता को जानो, अपनी चीजों को देखो, आए हो दुनिया में, कुछ देख के तो जाओगे। वही कहा गया ना कि 2 आदमी थे, दोनों दोस्त थे, दोनों जब मर गए भगवान के पास गए, तो भगवान ने पूछा पहले से कि तुमको मैंने धरती पे भेजा था, क्या क्या देखे। तो बताया कि भगवान मैं यहाँ घूमने गया था, ये किया वो किया, फला किया ढका किया। और दूसरा बेचारा गरीब था, उसके पास उतनी सक्षमता नहीं थी, वो नहीं घूमा। तो उससे पूछे कि तुम क्यों चुप हो, तुमने क्या देखा। कहे हे भगवान, आपने जो आंखें दी हमको, इस आंखों से जितना दिखाई दिया मैंने सब देखा। मैंने कुछ नहीं घूमा, पर इन आंखों से मैंने सब कुछ देखा। तो वही चीजें कि इंसान कहा जाता है ना कि जहाँ चीजें सही रहे वहाँ सही जवाब दो। और दूसरी चीज ये है कि अगर आप लोग जो है पढ़ लिख रहे हो, तो जब कभी जॉब पा जाना आप लोग, भगवान करे सबकी जॉब लगे, और जाके देखना अपनी सभ्यता के बारे में सही से जगह। अरे तो सब चीज, सारे कल्चर को देखना। हम ऐसा नहीं कर रहे तुम इंडिया छोड़ के फॉरेन में जाके वहां देखो, सारे कल्चर को देखो। अपने इंडिया से अच्छा नहीं है। हाँ वही वही घुमाओ, जहाँ दिल कहे वहां घुमाओ, किसी अच्छी जगह जाओ। ठीक है, चल हो गया चलो। कहाँ से तो ये जो पिरामिड आया ना बेटा, ये जो पिरामिड है इसी का शेप यहाँ लेके बनाया गया है। ठीक है, चलो देखते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड। चलो आओ, चलो अपने टॉपिक पे आओ। हो गया, तुम लोग का एंटरटेनमेंट इतना कर देते हो। चलो लिखो, द रिलेशनशिप बिटवीन, लिखो इसका मतलब, लिखो द रिलेशनशिप the relation between producer to consumer, producer to consumer in graphically representations in या रिप्रेजेंटेशन इन इकोसिस्टम, हाँ इकोसिस्टम, रिप्रेजेंटेशन इन इकोसिस्टम कॉल्ड इकोलॉजिकल पिरामिड। समझ रहे हो क्या मैंने लिखा? एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था एल्टोन। क्या नाम था? इकोलॉजिकल पिरामिड को फर्स्ट टाइम, लिखो, फर्स्ट डेवलप्ड बाय चार्ल्स एल्टोन 1927 में चार्ल्स एल्टोन ने इसको दिया था। हेंस नोन एज एल्टोनियन पिरामिड। इसको कह सकते हैं एल्टोनियन। एल्टोनियन एक आपके साइंटिस्ट थे बेटा। उन्होंने 1927 में इकोलॉजिकल पिरामिड को क्या किया था, उन्होंने देखा कि अभी तक फूड चेन क्या चल रहा है, चेन में चल रहा है, जाल में चल रहा है। तो इन्होंने इस चीज को एक ग्राफिकल फॉर्म रख दिया। उस ग्राफिकल फॉर्म में आपका इस तरीके से ट्राइंगल शेप में प्रोड्यूसर को, कंज्यूमर को, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी, टर्सरी, फिर आपका डिकम्पोजर को, इस तरीके से उन्होंने ग्राफिकली फॉर्म में अरेंज कर दिया, जिसको कहा गया इकोलॉजिकल पिरामिड। ठीक है, जिसको किसने आपका किया है? एल्टोन ने 1927 में। इसलिए इनके नाम पे इसको इल्टोनियन पिरामिड भी कहा जाता है। किसको? इकोलॉजिकल पिरामिड।
तो यहाँ आप इस तरीके से बना लीजिएगा पिरामिड। यहाँ बना लीजिए। ये आपका पहला हो गया प्रोड्यूसर, दूसरा हो गया प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टॉप कंज्यूमर, डीकम्पोजिशन। ये आपका पिरामिड जिसे कहा गया इकोलॉजिकल या एल्टोलियन पिरामिड। टाइप ऑफ पिरामिड लिखिए। टाइप ऑफ पिरामिड, टाइप ऑफ पिरामिड। पिरामिड के टाइप लिख लो, 1 2 3। पहला लिखो पिरामिड ऑफ नंबर। 3 टाइप होते, 3 टाइप। पिरामिड ऑफ नंबर, नंबर को काउंट करके प्रोड्यूसर कंज्यूमर का हम देखेंगे। पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ बायोमास, किसी चीज का वजन करके हम काउंट करेंगे कंज्यूमर प्रोड्यूसर वगैरह का। और पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ एनर्जी, जो एनर्जी का पिरामिड होता है बेटा ये ऑलवेज अपराइट होता है। हमेशा एनर्जी कैसे होगा, एक ट्रॉपिक लेवल से ऐसे ही तो जा रही है, ट्रांसफर हो रही है 10%, 10%, 10%, 10%, तो क्या हो गया, ऑलवेज अपराइट हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके बार बार पूछे जाते हैं कि इन सारे पिरामिड में से कौन सा पिरामिड है जिसका पिरामिड हमेशा ऑलवेज अपराइट बनता है, सीधा बनता है। तो क्या है आपका पिरामिड ऑफ एनर्जी। इसमें लिखो ये जो पिरामिड है वनली अपराइट होता है, ये हमेशा अपराइट होगा, इसमें इन्वर्टेड किसी भी कंडीशन में नहीं बनेगा। या ऑलवेज लिख लो, वनली से बेटर है ऑलवेज लिख लो, ऑलवेज अपराइट। क्या है इसमें, यहाँ पे आप इस चीज को फिगर बना के बना सकते हो। ये जो मैंने फिगर बनाया यहाँ बेटा बना लीजिएगा। 10% जगह नहीं है, यहाँ बना लेना। 10%, 10%, 10% एनर्जी जो हो रही है ये हर ट्रॉपिक लेवल से है। प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टॉप कंज्यूमर, डीकम्पोज लिख लीजिए। यहाँ पे पिरामिड ऑफ नंबर में देखिए, पिरामिड ऑफ नंबर दोनों होते हैं, अपराइट भी होगा इन्वर्टेड भी होगा, ये भी अपराइट भी होगा इन्वर्टेड भी होगा, समझ रहे हो। एक बस ऐसा है जो क्या है सिर्फ अपराइट, ये दोनों अपराइट इन्वर्टेड। तो यहाँ एक लिखेंगे अपराइट और इन्वर्टेड, इसमें भी अपराइट इन्वर्टेड। इसमें सीधा उल्टा दोनों पिरामिड बनेगा इन दोनों में, और उसमें सिर्फ सीधा बनेगा। सीधा पिरामिड इसमें किस में बनेगा भाई, ग्रास लैंड का बनेगा। एग्जाम्पल में लिखिए, ग्रास लैंड और एक्वेटिक सिस्टम। ग्रास लैंड और एक्वेटिक सिस्टम का जो पिरामिड होगा किसमें, नंबर में क्या हो जाएगा, अपराइट है। इन्वर्टेड में क्या आ जाएगा, यहाँ लिखेंगे ट्री इकोसिस्टम, ट्री इको को दूसरा कलर ले लो, ट्री इकोसिस्टम का जो इसमें पिरामिड बनेगा बेटा क्या हो जाएगा, इन्वर्टेड। ठीक है,
जैसे अभी मैंने पैरासाइट का बनाया था ना, पहले इसका देख लो। हमें अभी क्या करना है, टाइप ऑफ पिरामिड में 3 प्रकार का है पिरामिड ऑफ नंबर, जिसमें हम पिरामिड में प्रोड्यूसर का नंबर काउंट करेंगे, कंज्यूमर का, इन नंबर के बेस पे। ठीक है, तो नंबर के बेस में हमने अपराइट में लिखा है ग्रास लैंड। अगर जमीन पे क्या है, घास तो ज्यादा होगी ना, उसको खाने वाले क्या होंगे, कंज्यूमर कम होंगे। आगे जाओगे उसको खाने वाले सेकेंडरी कंज्यूमर कम होंगे, उसको खाने वाले टॉप कंज्यूमर कम होंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सीधा सीधा पिरामिड बनेगा। उसी तरीके से एक्वाटिक मीडियम में आ जाएगा। जो पॉन्ड है, पॉन्ड में सबसे ज्यादा आपका क्या है, प्रोड्यूसर में क्या हो जाएंगे आपके जू प्लैंकटन, फाइटो प्लैंकटन, उनकी संख्या अधिक होगी। ठीक है, उसको खाने वाले आपके क्या आ जाएंगे, डायटम्स वगैरह, जू प्लैंकटन। उसको खाने वाली स्मॉल फिश उससे कम होती है, उसको खाने वाली लार्ज फिश सबसे कम होती है। तो ये पिरामिड किस तरीके से जा रहा है, इस तरीके सीधे सीधे ही तो जा रहा है, इस तरीके सीधे सीधे जा रहा है। जैसे ग्रास लैंड है, तो ग्रास लैंड में मैंने यहाँ घास बना दिया, ये क्या हो गया आपका प्रोड्यूसर, इसमें मैंने ग्रास बना दिया। इस ग्रास को कौन खा रहा है, इस ग्रास को ग्रासहॉपर खा रहा है। ग्रासहॉपर की संख्या भी इससे अधिक हो गई, सॉरी प्रोड्यूसर की सबसे कम थी, अभी इससे कम हो गई ग्रासहॉपर। ग्रासहॉपर को कौन खाएगा, फ्रॉग खा गया। फ्रॉग को कौन खाएगा, इसकी संख्या अधिक है, अब इसकी संख्या स्नैक खा गया। स्नैक को कौन खा गया, फॉलकैन। क्या होता है भाई, जो भी होगा इसको लिख लेना। ठीक है, तो ये जो संख्या के बेस पे देखेंगे तो सबसे ज्यादा घास थी, ग्रासहॉपर की संख्या उससे कम हुई, फ्रॉग की उससे, स्नैक की उसके, और फॉलकन की उससे हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से देखेंगे तो पिरामिड कैसा जा रहा है, सीधा। उसी तरीके से एक्वेटिक मीडियम में आ जाएंगे। जैसे आपका पॉन्ड हो गया, पॉन्ड को लिए देखो बहुत थोड़ी थोड़ी माइनर होती है नंबर का पिरामिड। जब बायोमास में जाओगे तो यही चीज इन्वर्टेड हो जाएगी, जो अपराइट है वो इन्वर्टेड हो जाएगी। समझो पहले बात, पॉन्ड है, पॉन्ड में क्या करेंगे हम, सबसे पहले प्रोड्यूसर देखेंगे। तो प्रोड्यूसर में क्या आएगा, फाइटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन आएगा। इससे कम नंबर किसका होगा, जू प्लैंक्टन का। जू प्लैंक्टन से कम नंबर किसका होगा, स्मॉल फिश का। स्मॉल फिश से कम नंबर किसका होगा, लार्ज फिश का। ठीक है, तो ये पिरामिड नंबर के बेस पे कैसा जा रहा है, सीधा जा रहा है। तो ये क्या होगा, अपराइट। ये आपका एक्वाटिक मीडियम में पॉन्ड का हो गया नंबर के बेस पे। और इसके ये किसका है, ग्रासलैंड का। यहां तक समझ में आया आप लोगों को। ट्री को सिस्टम में इन्वर्टेड कैसे हो गया। अब आ जाओ नंबर देख लो, इसमें आपका ट्री बना लो। ट्री का नंबर कितना है, 1 है। इसको खाने के लिए इस पे चिड़िया आई, चिड़िया की संख्या क्या इससे अधिक है, बर्ड हो गया। अरे हाँ सॉरी, इसको ऐसे बना लो, ये ऐसे। ठीक है, इन्वर्टेड है। अब यहाँ क्या हो गया आपका ट्री। ठीक है, ट्री पे जो बैठेंगे उसको क्या कहेंगे, जैसे मान लीजिए पैरासाइट वाला ही हम बना रहे हैं, तो यहाँ ट्री के ऊपर क्या हो गया, इसको हर्बीवोर खा लिए। कोई भी चीजें उसको खाएंगे जो हर्बीवोर्स हैं, उसको कौन सा खाया, पैरासाइट खाया। पैरासाइट को हाइपर पैरासाइट खा लिया। तो मतलब अगर नंबर देखे तो एक ही पेड़ था, उस पेड़ के ऊपर हर्बीवोरस ढेर सारे थे, नंबर इसका अधिक हो गया। इस हर्बीवोर को खाने वाला पैरासाइट उससे क्या था, कम, उससे भी ज्यादा था। और सबसे ज्यादा क्या है आपका, हाइपर पैरासाइट है। तो इस तरीके से देखेंगे तो ये कैसा बन रहा है, नंबर के बेस पे कैसा बन जाएगा, इन्वर्टेड। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास। यहाँ तक कर लो, यहाँ कर लो, फिर पिरामिड ऑफ बायोमास करवा करो, इसको करो करो, इसको खत्म करना है, करो। पहले का ग्रास का ये बना लेना, एक्वेटिक का पॉन्ड का ये बना लेना, और इन्वर्टेड का ट्री को सिस्टम का। बच्चे इन्हीं दोनों में कंफ्यूज होते हैं, बायोमास और नंबर में। अभी जो इसमें उल्टा बना है ना, उसमें सीधा हो जाएगा। करो, जैसे इसमें पॉन्ड है ना, पॉन्ड इसमें अपराइट बना है, जब उसमें जाओगे बायोमास लोगे तो पॉन्ड में क्या हो जाएगा, इन्वर्टेड हो जाएगा। अभी समझा रही हूँ कैसे। अब वजन देखेंगे हम, अभी नंबर देख रहे थे ना, अब वजन देखेंगे। तो जब पॉन्ड में जाओगे तो सबसे ज्यादा आपका वजन किसका होगा, लार्ज फिश का। फिर किसका होगा, स्मॉल फिश का। फिर किसका होगा, जू प्लैंकटन का।
सबसे कम वजन किसका होगा? फाइटोप्लैंक्टन। तो क्या हो गया? पलट गया ना मामला, यहाँ क्या हो गया? पलट गया। तो वहां पे क्या हो जाएगा? इन्वर्टेड। करिए करिए, इसको कंप्लीट करें हम, जल्दी जल्दी करिए। अच्छा मैं यहाँ बना देती हूँ, फोन करूँ। आप राइट में लिखिए। इसमें बोथ है, आप राइट में लिख लो तो बेटा। इसमें एग्जाम्पल में आप राइट में हो जाएगा ट्री इकोसिस्टम। अब देखो इसमें उल्टा हो गया कि नहीं? ट्री इकोसिस्टम इसमें क्या था? इन्वर्टेड था। इसमें क्या हो गया? अपराइट। हमने क्या लिया है? बायोमास, वजन। अब सबसे ज्यादा वजन किसका होगा? पेड़ का ही तो होगा। अब ये आपका पिरामिड इस तरीके से सीधा हो जाएगा। सबसे ज्यादा वजन पेड़ का, उससे ज्यादा, उससे कम आपका क्या हो जाएगा? हर्बीवोर्स का, उससे कम पैरासाइट का, उससे कम हाइपर पैरासाइट। समझ में आ गया? तो ये इस तरीके से आपका ट्री इकोसिस्टम का क्या हो जाएगा? अपराइट। और इन्वर्टेड किसका हो जाएगा? एग्जांपल लिखिए। पॉन्ड का। किसका हो जाएगा? पॉन्ड का। पॉन्ड इकोसिस्टम ये क्या हो जाएगा बेटा? इन्वर्टेड। ठीक, तो कहाँ गया पॉन्ड वाला? यही है ना ऊपर वाला। इसको इस तरीके से बना लो। तो सबसे नीचे आपका आ जाएगा फाइटोप्लैंक्टन। फिर आपका क्या हो जाएगा? जू। लार्ज फिश सबसे नीचे आएगी। सबसे नीचे वजन है ना, तो लार्ज फिश, स्मॉल फिश, जू प्लैंक्टन और फाइटोप्लैंक्टन। इस तरीके से आपका पिरामिड जो है खत्म हो गया। इस तरीके से आपका टाइप ऑफ पिरामिड खत्म हो। समझ में आ गया कि नहीं? टाइप ऑफ पिरामिड याद रखना। क्वेश्चन ध्यान से देखना, वो नंबर पूछ रहा है कि बायोमास पूछ रहा है। एक तो याद हो जाएगा, एनर्जी वाले में कुछ नहीं हुए कि है, सीधा सीधा है, उसमें कुछ तामझाम नहीं है, वो सीधा है। बाकी आपका नंबर और बायोमास में जो इसमें सीधा बनेगा उसमें उल्टा हो जाएगा, ऐसे याद रख लीजिए। हो गया? तो आज आप लोगों को यहीं तक पढ़ाएंगे, कल इसके आगे कंप्लीट करेंगे। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी बताओ जो हम दूर कर सके, बताइए आप लोग।